हेलो बच्चों, आन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2025 में तो बोर्ड में शामिल हो गए, अब आपकी बारी है। तो अब जो भी क्लास आएगा वो आपकी सेवा में रहेगा, आप इससे लाभ उठा सकते हैं। और लगातार अगर आप बने रहे पूरे साल हमारे साथ, तो जो जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर के आएंगे उसमें आपका एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा। बस टाइम निकाल करके 20 मिनट मेरे साथ जुड़ना है, 15 से 20 मिनट डेली, है ना। जिसमें आपको नोटिफिकेशन पहले हम दे चुके हैं कि 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिन में आपको उपलब्ध हो जाएगा, है ना, डेली, जो एग्जाम में पूछा जाता है। और तीनों बुक आपका मिला करके, है ना, जो केमिस्ट्री, ये जो भी साइंस का है, भारतीय भवन का बुक है, एनसीईआरटी है, और एक स्टेट बोर्ड का एससीईआरटी का किताब, तीनों से ऑब्जेक्टिव वैसे लाएंगे हम कि 5 रहेगा, और जब एक्सप्लेन करेंगे तो उससे आपका 25 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। एक क्लास आपको डेली मिलना है, टारगेट टू बोर्ड। उसके बाद साइंस का डेली एक लेक्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी उपलब्ध कराएंगे हम आपको हमारे शिक्षक के द्वारा। तो उम्मीद करेंगे आप लगातार क्लास को अटेंड करेंगे। और बिल्कुल साइंस सीखना है, केमिस्ट्री को रटना नहीं है। लोग फिर कहते हैं केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा, फिजिक्स समझ नहीं आ रहा, तो आप विद द एग्जाम्पल अगर पढ़ेंगे मेरे साथ लगातार क्लास में, तो आपको यह समझ आना ही है। 100% इसकी गारंटी है कि नहीं कैसे समझ में आएगा साइंस, रटना ही नहीं है। आप लेकर के रटने बैठ जाते हैं, रिएक्शन भूल जाते हैं। रिएक्शन को देखना है कैसे स्टेप में वो होता है ना, कैसे अणु परमाणु में टूटता है, उसके बाद नया अणु कैसे बनता है, कब ताप कम जाता है, कब ताप बढ़ता है, उसके पीछे कारण क्या है उसका, ये सारा फैक्ट अगर आप जान जाएंगे ना, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। तो आज से एक सीरीज शुरू हो रहा है, जिसमें पहला तो केमिस्ट्री लेकर के आए हैं, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में जो पहला आपका चैप्टर है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हम जब क्रैश कोर्स चला कर रहे थे इसका, है ना, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसमें भी हम ये करवा चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्यों महत्वपूर्ण कह रहे हैं हम कि आपका 10th बोर्ड में जितने भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जैसे क्या पढ़ना है बता दें आपको, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया पहला चैप्टर ये, दूसरा अम्ल भस्म लवण पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है धातु और अधातु, चौथा आपको पढ़ना है कार्बनिक यौगिक के बारे में, पांचवा पढ़ना है तत्वों का वर्गीकरण, आवर्ती वर्गीकरण, आवर्त सारणी पढ़ना है आपको। तो एक आवर्त सारणी को चैप्टर को छोड़ दिया जाए और एक प्राकृतिक पदार्थ वाला चैप्टर लास्ट वाला छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो 3 चैप्टर है, 4, केवल और केवल रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो धातु अधातु हो, अम्ल भस्म लवण हो, कार्बन और उसके यौगिक वाला चैप्टर हो, सब में आपको वही देखने को मिलेगा। तो अगर आप शुरू से रासायनिक समीकरण अच्छा से लिखना जान जाते हैं, क्योंकि 9 में बहुत डिटेल पढ़ना नहीं था ये, तो 10th में अगर शुरू में मेहनत करके अगर आपको रासायनिक समीकरण लिखना आ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया पहचानना आ जाता है ना, डर निकालना आ जाता है, तब आपको बिल्कुल किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और जिसको समीकरण लिखने आ गया, जिस विद्यार्थी को, है ना, वो अभिक्रिया लिखेगा और उसका तुरंत जो है सो उसका समीकरण लिखेगा, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जामिनेशन तक आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा। तो हाई कॉन्फिडेंस के साथ जो एग्जामिनेशन में बैठ रहा है, आज साइंस वाले बच्चों से मिले, हम सेंटर पे गए, है ना, सारे बच्चे खुश, लगातार जुड़े थे इसलिए खुश हैं, सारे क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व किया है। वो तो ऑप्शन के साथ जितने आए थे ना, वो करते अब सारा क्वेश्चन कर सकते थे साइंस में, टाइम भी बचा उनके पास, क्योंकि अपने से बनाना था उनको बैठ करके, है ना। सारा एग्जाम्पल लिखा, सारा रिएक्शन लिखा। क्यों हो पाया ऐसा? लगातार प्रैक्टिस करने से। तो आप जुड़ करके अगर लगातार प्रैक्टिस करते हैं और पहले चैप्टर से ही कहते हैं, पहले दिन से ही कहते हैं, क्लास को पेंडिंग नहीं रखते कि हाँ इसको हम बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तो फिर वो पड़ा रह जाता है। डेली जैसे ही आपके सामने उपलब्ध हो, आपको उसी दिन देख लेना है और उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करना है। तो आज हम शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें पहला आपको चैप्टर के शुरुआत में ही रासायनिक अभिक्रिया,
तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है? तो जब कोई पदार्थ, ध्यान से सुनेंगे आप, जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके बिल्कुल नया पदार्थ बनाता है, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो पदार्थ मिलकर के एक भी बना सकता है, एक पदार्थ टूट करके दो अन्य पदार्थ भी बना सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया के पहले कुछ पदार्थ होगा और उसके बाद बिल्कुल नया पदार्थ बन रहा है, तो इस स्थिति को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया होना समझेंगे। जैसे देखिए आप कि आप कार्बन को अगर वायु में जलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। जल की, हाइड्रोजन की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो बनता है ये जल। कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करते हैं, है ना, तो ये बनाता है, टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल नया। इधर कार्बन ऑक्सीजन, इधर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर बन रहा है क्या, जल। इधर कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूट करके बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन है ना। तो जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके बिल्कुल नया पदार्थ बनाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा आपको। आज केवल हम लोग अभिक्रिया की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में समीकरण की भी बात करेंगे कि समीकरण कैसे लिखा जाता है, क्या होता है। ये आपका रासायनिक समीकरण है। अभी नहीं लिखने आता है कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे लिखाता है। तो आपको पता चला कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब कौन कौन सी घटना घटेगी तब आप पता कर पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अब देखिए एक पार्ट यहां समझ सकते हैं, एक पदार्थ है तीर की बाईं ओर, एक है तीर की दाईं ओर। तो इधर तीर के बाईं ओर जितने पदार्थ हैं रहते हैं, यानी अभिक्रिया जिनके बीच में होता है, उसे कहते हैं हम लोग अभिकारक। ये भी जानना है, कभी कभी पूछ देता है रिएक्टेंट। और जो इधर पदार्थ बना है ना तीर के दायां ओर, इसे कहा जाता है प्रतिफल, है ना, प्रतिफल, प्रोडक्ट। ये तो अभी आपको ये जानना है कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बन करके तैयार हुआ इसे प्रतिफल कहते हैं। ये परिभाषा आपको लिख भी ले रहा है, समझ भी ले रहा है कि जो मिलेगा, जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये अभिकारक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बन करके तैयार हो जाते प्रतिफल हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट अभिकारक है और ये टूट करके बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रतिफल है। कितना आसान है, अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग जाने कि अभिक्रिया के दौरान कौन कौन सी घटना घटती है, तब आप पता करेंगे कि ये क्या हो रहा है उसमें, है ना। जैसे देखो क्या क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ताप बढ़ भी सकता है, ताप कम भी सकता है। यानी अभिकारक का ताप कम रहेगा और प्रतिफल का ताप अधिक हो सकता है। तो ताप में अगर परिवर्तन देखा जा रहा है तो समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कैसे, जैसे आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट था हमारे पास। अच्छा, ताप बढ़ने वाला पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि ताप कैसे बढ़ जाता है, सो है ना, उससे आपको ये समझ में आएगा। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे हम लोग जल में डालेंगे H2O में, है ना, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में उष्मा निकलता है, यानी हीट निकलता है, उष्मा बाहर निकल रहा है, ठीक है, उष्मा। तो ये कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी ठंडा है, जल भी ठंडा है, लेकिन जब दोनों आपस में रिएक्शन कर गया तो जब बना लिया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बना तो और साथ साथ उष्मा भी बाहर निकला, यानी ताप बढ़ गया। जो प्रतिफल हमें प्राप्त हुआ उसका ताप बढ़ गया, और ताप बढ़ गया यानी कि ताप में परिवर्तन हो गया। तो आगे चल के हम लोग आज ही आप लिख सकते हैं कि जिसमें प्रतिफल के साथ साथ उष्मा भी हमें प्राप्त होता है, वैसे अभिक्रिया को हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं कि प्रतिफल के साथ साथ ताप भी प्राप्त हो रहा है। जो भी रिएक्शन ऐसा दिखे कि इधर अभिकारक जो था ठंडा था और अभिक्रिया के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, ताप बढ़ गया,
ताप बढ़ जाना मतलब उष्माक्षेपी रिएक्शन। एक आपको प्रकाश संश्लेषण वाला पढ़ाते हैं सर बायोलॉजी में, वहां भी क्या होता है कि पौधा हम लोग से ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्राप्त करता है जल, है ना। और जब ये रिएक्शन करता है तो बनाता है C6H12O6, है ना, ग्लूकोज बनाता है, और साथ में हमें मिलता है ऑक्सीजन और उष्मा भी प्राप्त होता है ना, उष्मा भी प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो ये जो आपका रिएक्शन है ये भी आपका उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आपसे पूछता है ना कि उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है कैसे, तो यहां भी आपको देख सकते हैं। उसके बाद और क्या घटना घट सकता है, तो रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग भी बदल सकता है ना, कि अभिकारक का रंग कुछ और रहेगा और प्रतिफल का कुछ और रहेगा। रंग बदलता है, इसके पास पैसा हो जाता है रंग बदल लेता है, तो ऐसा ही रिएक्शन में भी रंग बदलता है कि आप उसे मिला दो और बन करके कुछ तैयार हो गया तो अपना रंग ही वो बदल लेगा। कैसे, आप रिएक्शन से समझिए कि कॉपर सल्फेट है ना, इसका रंग होता है नीला। इसमें अगर लोहा का टुकड़ा डाल दिया जाए तो ये फेरस सल्फेट बन जाता है, FeSO4, और कॉपर निकलता है बाहर। और ये जो इसका नीला रंग था कॉपर की उपस्थिति के कारण, ये नीला रंग अब गायब होकर के बन गया रंगहीन, कलरलेस हो गया, बिल्कुल रंग बदल लिया, पहले से रंगीन, लेकिन लोहा से जब टक्कर उसका रंग उड़ गया। इसका एक रंग उड़ना पता है ना, रंग उड़ जाता है कैसे, जब ज्यादा परेशानी आती है, ज्यादा आपसे ताकतवर मिलेगा तो आपका देख करके रंग ही उड़ जाएगा, होश उड़ जाएगा, तो ये रंग इसका उड़ गया। देखे, कॉपर सल्फेट, जब तक कॉपर इसके साथ था तो इसका रंग था नीला, जैसे रिएक्शन हो गया बना फेरस सल्फेट और उसका रंग उड़ गया। तो रंग में भी परिवर्तन देखा जा सकता है, लिटमस पेपर का रंग बदल जाता है ना, बाकी जितने आपके सूचक हैं उनका रंग बदल जाता है अभिक्रिया के बाद, तो रंग में परिवर्तन हो सकता है। और ताप कम भी सकता है, वो भी बता देंगे आपको। रंग में परिवर्तन, अवस्था भी बदलता है, अवस्था में परिवर्तन ये भी हो सकता है। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन करने का मतलब कि अगर ठोस द्रव गैस है तो अभिक्रिया के बाद उसका अवस्था बदल सकता है। जैसे आप देखिए, एक आपको रिएक्शन लिखे थे हम यहां पे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बना ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये ठोस में है, ये गैस में है, ये कंप्लीट गैस है ना, ये क्या था आपका ठोस, ये था, हजारों रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से, और ये कंप्लीट है आपका क्या गैस, इसका द्रव का रूप ये ठोस वाला समाप्त, समझ गए। तो अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, ठोस रहेगा तो गैस बन जाएगा, है ना, द्रव रहेगा तो ठोस भी बन सकता है। तो अवस्था में भी परिवर्तन देखा जाता है कि अभिकारक है ठोस और उधर बन रहा है गैस। सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन देख लीजिए कैसे होता है ना, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। तो एक और देखिए क्या है इसमें, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, एक होता है अवक्षेप का बनना, है ना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप बन सकता है ना। अवक्षेप क्या होता है कि अभिक्रिया के बाद ना वो विलयन जो बनेगा उसमें नीचे कुछ बॉटम में पदार्थ जमा हो जाएगा। जैसे अभिक्रिया के बाद ये कोई द्रव में है तो इसके नीचे कोई बर्तन में जाकर के कोई पदार्थ ठोस से बिल्कुल अलग, जैसे कैसे हम लोग बालू को मान लो पानी में घोल देते हैं, है ना, तो कुछ देर तक वो तैरेगा और बाद में जाकर के वो उस बर्तन में जाकर के बालू नीचे क्या होगा, बैठ जाएगा। तो नीचे जो बैठा उसी को हम लोग अवक्षेप कहते हैं, डिसिपिटेट, और वो भी बनता है